साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज डिस्कस करेंगे डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट के पार्ट नंबर 3 को। देखिए, अगर मामला है आय से अधिक संपत्ति का और आप एक लोक सेवक हैं, आप जो है इन्वॉल्व हो गए हैं, तो किस प्रकार हम लोग जो है वर्कआउट करें ताकि इनकम का जो कॉर्पस है उसको हम जो है बढ़ा सकें। क्लियर है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए थे उन कैटेगरीज को जो कि आप शामिल कर सकते हैं इनकम में, और डेफिनेटली जो इनकम का कॉर्पस है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इनकम वर्ड यूज नहीं करना है, हमें वर्ड यूज करना है फंड फ्लो। क्योंकि जो पैसा हमारे पास में आएगा उसके 3 रास्ते हैं, या तो हमारे वेतन से, या हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपके पास कोई बैंक में एफडीआर है, उससे आपको आया इंटरेस्ट, तो ये इनकम जो है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट से। इसके अलावा आपने जो है लोन लिया, उससे भी जो है आपको पैसा आया, तो ये बेसिकली फंड जो है फ्लो हो रहा है आपके अकाउंट्स में। अगर फंड फ्लो का प्रॉपर ब्यौरा हमारे पास में है तो हमें डेफिनेटली राहत मिलेगी और हम इनकम को काफी अच्छे स्तर पे जो है लेके जा सकते हैं। जितना अच्छा इनकम होगा या अपना फंड फ्लो होगा, उतना ही डैमेज होगा एक्सपेंडिचर और असेट, और वहां पर चांसेस जो है जीतने के बन जाएंगे बहुत अच्छी साइड पे। क्लियर हो गया अपने को। तो अब कुछ और कैटेगरीज भी है जिसको अपन देखते हैं आज पार्ट नंबर 3 के अंदर। सबसे पहले कैटेगरी है आपकी कोई सेविंग है आपके पास में। क्लियर है। मान लीजिए आप पहले कहीं जॉब में थे और आपने उस जॉब से जो है अर्निंग किया। क्लियर है। तो इसको भी जो है यहां पर कंसिडर किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई द हेडिंग सेविंग फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ वैलिड सोर्स ऑफ इनकम एज फार एज द केसेस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट इज कंसर्न। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें कई बार प्रॉपर्टी मिलती है हमारे मदर से या फादर से। क्लियर है। ये जो कंसर्न प्रॉपर्टी है इसको ये मानते हैं असेट के अंदर। इनकम तो जीरो हो गई। क्लियर है। चूंकि प्रॉपर्टी आपने करी है इनहेरिटेंस, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर असेट जो है खड़ी हो गई, मान लीजिए 4 करोड़ की, 3 करोड़ की, 2 करोड़ की, तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता इनकम। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंसर्न प्रॉपर्टी है जिसको असेट माना गया है वो बेसिकली अगेंस्ट इनकम नहीं है बल्कि अगेंस्ट इनहेरिटेंस है। क्लियर है। अगर वो अगेंस्ट इनहेरिटेंस है तो उसको उस कैटेगरी से बाहर रखा जाएगा। मींस वो ड्राइव तो नहीं हो रहा है फ्रॉम द इनकम, पर उसका हमारे पास वैलिड सोर्स है। अगर वो वैलिड सोर्स है तो असेट की कैटेगरी में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को जो है आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि हमने वो चीज नहीं कमाई है, मैं बार बार कह रहा हूं, पर हमने वो चीज पाई है बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस। अगर उसे वो जोड़ देंगे असेट के अंदर तो डेफिनेटली असेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनकम बहुत कम हो जाएगी, नुकसान जो है हमें खाना पड़ेगा। तो उसको उस कैटेगरी से बाहर निकालना पड़ेगा। पर यहाँ पर एक नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरे पेरेंट्स की थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद मुझे प्रॉपर्टी मिली है बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस। तो ऐसे सिनेरियो में असेट का प्रॉपर सोर्स है, असेट का प्रॉपर स्पष्टीकरण है, पर ये असेट अगेंस्ट माय इनकम नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में जब भी चार्ट बनाएंगे या गणनाएं करेंगे तो इस एंट्री को जो है बाहर रखा जाए। इसका बहुत फायदा जो है आपको मिलेगा, और इस तरीके से जो असेट का एक गलत कैलकुलेशन हुआ है बाय द एसीबी या बाय द विजिलेंस, उसको जो है मिनिमाइज कर पाएंगे। इस बात को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा कोई अगर मैच्योरिटी है एलआईसी की, ये एक वैलिड सोर्स है इनकम का, और इसको रिकॉग्नाइज भी किया है इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में। फैसले का डेट है 4/12/2024। इसके अलावा अगर पीएफ का विड्रॉल है, क्लियर है, तो उस कंडीशन में भी ये एक वैलिड सोर्स है। इसको भी हम काउंट करेंगे फंड फ्लो के अंदर, क्योंकि ये फंड जो है फ्लो हुआ है जिसका एक प्रॉपर ऑथेंटिकेट या लेजिटिमेट रिसोर्सेस है। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई प्रॉपर्टी जो है हमने सेल कर दी, तो उससे जो प्रॉफिट्स हुए उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल गेन। तो अगर कोई लैंड आपने जो है सेल कर दी है, या कोई शेयर जो है आपने सेल कर दिए, कोई इन्वेस्टमेंट जो है आपने शेयर कर दी है, उससे जो गेन होगा तो उसको भी जो है शामिल किया गया है इन द वैलिड सोर्स ऑफ फंड फ्लो या इनकम। इसके अलावा आपकी वाइफ है और आपकी वाइफ की भी इनकम है, और वो इनकम जो है शो है इनकम टैक्स के अंदर, तो ऐसे सिनेरियो में जो उसकी इनकम है उसको भी यहां पर ऐड ऑन किया जाएगा टू सी द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द असेट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम। कई बार ऐसा होता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस उस इनकम को ऐड ऑन नहीं करता है, इवन जो हमारे बच्चों की इनकम है उसको ऐड ऑन नहीं करता। देखिए, गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। अगर आपकी वाइफ ने या आपके बच्चों ने इनकम टैक्स में इनकम को दिखाया और उसका प्रॉपर जो है रिसोर्सेस है और रिसोर्स जो है लेजिटिमेट है, तो उसे कंसिडर किया जाएगा। और जो मैं ये केस बता रहा हूं आपको, जिसका डेट है दिनांक 4/12/24, उसमें ये बात जो है कंसिडर हुई है कि अगर वाइफ का भी प्रॉपर रिसोर्सेस है, उसकी प्रॉपर अर्निंग है, उसका जो फंडिंग्स है वो लेजिटिमेट है, और उसको अगर एड ऑन नहीं किया गया है और उसके अगेंस्ट में बताया गया है असेट को या कंसर्न खर्चों को बहुत ज्यादा, तो ये गलत अप्रोच है। जो वाइफ की इनकम है या जो वाइफ के पास जो फंड्स अवेलेबल है उसको यहाँ पर एड ऑन करना चाहिए। इस बात को जो है आप नोट डाउन कर लो। इसके अलावा मैं आपसे एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपकी वाइफ की इनकम है फ्रॉम बिजनेस, या आपके बच्चों की इनकम है फ्रॉम बिजनेस या फ्रॉम प्रोफेशन, तो जो भी इनको इनकम हो रही है फ्रॉम द बिजनेस या फ्रॉम प्रोफेशन, इसको जो है यहाँ पर एड ऑन किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा है मैंने
कि जो कंसर्न आपके बच्चे हैं या आपकी जो वाइफ है, उनकी जो इनकम है फ्रॉम बिजनेस या फ्रॉम प्रोफेशन, उसको जो है ऐड ऑन नहीं करते हैं। ये गलत है। अगर उनकी इनकम है, उसका प्रॉपर जो है रिसोर्स है, प्रॉपर उनके रिटर्न्स हैं, वो आपने सबमिट कर दिए हैं, उससे कंसिडर नहीं किया गया है, वी कुड चॉक आउट अ गुड केस फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। इसलिए जब भी आप इस तरह के मामलों को कॉन्टेस्ट करते हैं, अपना प्रॉपर जो है जवाब फाइल कर दें आईओ को। अगर आईओ जवाब कंसिडर नहीं कर रहा है और आपके जवाब को जो है डिस्कार्ड कर रहा है, डेफिनेटली वहां हम चॉकआउट कर सकते हैं, हाँ, गुड केस फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। उदाहरण के लिए आपकी जेब में है 500 रुपए, उसके अगेंस्ट में आपने ले ली एक प्रॉपर्टी, तो वो पैसा अब कहाँ गया? आपके असेट के अंदर। क्लियर है? ये लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे असेट को, पर जो इनकम का जो डाइवर्जन हुआ है उसको जो है काउंट नहीं करेंगे। तो इनकम तो कम हो गया ना आपका, अब इनकम क्या हो गया? जीरो इनके हिसाब से। आपका असेट क्या हो गया? 500 रुपए। तो ये क्या विश्वास दिलाएंगे कोर्ट को कि देखो साहब, असेट 500 रुपए की है पर पैसा कहां पर है? पैसा जीरो हो गया। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जो भी आपके मनी डाइवर्जन हो रहे हैं, मींस आप अगर उस इनकम से ले रहे हैं एक असेट को या प्रॉपर्टी को, या आपने लोन लिया उससे आप खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी को, क्लियर हो गया, या आपको किसी ने उधार दे दिया उससे आप खरीद रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को, तो वहां पर एक जस्टिफाइड रिसोर्सेस है। अगर जस्टिफाइड रिसोर्सेस है, प्रॉपर्ली मैच कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वहां हम फायदा ले सकते हैं। इसलिए हर एक बिंदु का महत्व है। तो कुल मिलाकर के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को जो है क्लियर कर दिया आपको। जब भी आप केस को लड़ेंगे तो ये महत्वपूर्ण हेडिंग्स है, इसका जो है विशेष ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में। ये एक सीरीज है जिसमें मैंने रिकॉर्ड किए करीबन 10 लेक्चर्स। हर लेक्चर का जो है महत्व है, और मैंने ये स्पेसिफिक कर दिया आप सबको कि इनकम के खांचे में या इनकम के खंड में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, सो दैट वी कुड हैव अ वेरी गुड कॉर्पस ऑफ फंड फ्लो। इसलिए कसम खा लो कि इनकम शब्द यूज ना करोगे आप, केवल वर्ड यूज करोगे फंड फ्लो, ताकि हम जो कॉर्पस है उसको डोमिनेटली रख सके और उस पर डिबेट करते हुए, अपना एक डिफेंस रखते हुए जो रेमेडी है एज पर लॉ उसको ऑब्टेन कर सके। क्लियर हो गया अपने को? इसलिए घबराए नहीं, वर्कआउट करें। चीजें आसान है, पर आसान जो है हमें उसे बनाना पड़ेगा। जल्दी मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ में।